हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज क्लास 11 सेकेंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ आइटम, इसका क्वेश्चन नंबर 33 से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हैव द सेम वेवलेंथ एज बाल्मर ट्रांजिशन ऑफ बाल्मर ट्रांजिशन n equal to 4 to n equal to 2 ऑफ हीलियम स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम पे बेस क्वेश्चन है। तो हीलियम एटम का और हीलियम प्लस के लिए जो वेवलेंथ है 1/λ इक्वल टू, ये हीलियम के लिए है, इसका जो ट्रांजिशन है RH इंटू जेड स्क्वायर बाय 1/n2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो z इसके लिए 2 होगा। तो हीलियम आयन का जो वेवलेंथ है वो RH इंटू 4 1/2 का स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर। क्वेश्चन में बताया जा रहा है वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन के लिए किस ट्रांजिशन में सेम वेवलेंथ हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में कब हमको प्राप्त होगा। सेम वेवलेंथ हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में कब प्राप्त होगा। तो फॉर हाइड्रोजन एटम 1/λ H इक्वल टू H इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर H प्लस इक्वल टू लैम्डा H। तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं। तो इक्वेट करने के बाद हम लिख सकते हैं इसको अगर लेमडा दोनों का सेम है तो 1/λ का भी वैल्यू सेम आएगा। तो 1/λ He प्लस इक्वल टू RH इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 1/n1 का 2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा। ये बराबर होगा लैम्डा H का। इसका वैल्यू कितना है। ये किसके बराबर होगा 1/λ H का। तो हम लिख सकते हैं RH इंटू 2 का माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 1/RH इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। जो इसको अंदर ले जाते हैं तो ये RH कैंसिल आउट हो गया। 4/4 माइनस 4/16 इक्वल टू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। 1/1 माइनस 1/4 इक्वल टू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो यहाँ से n1 का वैल्यू इसको लिख सकते हैं 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर 1 और n2 का वैल्यू मेरे पास 2। तो फॉर हाइड्रोजन एटम n2 इक्वल टू 2 to n1 इक्वल टू 1। n इक्वल टू 2 to n इक्वल टू 1। 2 से 1 का जो ट्रांजिशन है उसका जो
transition give the radiation of same wavelength as N4 to N2 transition of हीलियम प्लस। तो उस हाइड्रोजन का N1 से N2 में ट्रांजिशन होगा, उसका वेवलेंथ, और बाल्मर सीरीज ऑफ हीलियम प्लस जिसका ट्रांजिशन 4 to 2 में होगा, दोनों का वेवलेंथ सेम आएगा। तो ये कॉम्पिटिटिव में इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आईआईटी, जेई और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। ये हर साल एक ना एक क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन 34, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस He प्लस गैसियस स्टेट में है, इसको He2 प्लस। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन आइटम इन द ग्राउंड स्टेट दिया हुआ है 2.18 इंटू 10⁻18 जूल पर एटम। तो आयनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है। आयनाइजेशन एनर्जी होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो इसको आयनाइज करने में, इससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में एनर्जी कितना रिक्वायर्ड होगा, He प्लस से He2 प्लस बनाने में कितना एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगा। एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम ये होगा माइनस आयनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होगा इन ग्राउंड स्टेट में उसका एनर्जी क्या होगा, तो माइनस आयनाइजेशन एनर्जी, ग्राउंड स्टेट में एनर्जी होगा। एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इक्वल टू माइनस आयनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू माइनस 2.18 इंटू 10⁻18 जूल पर एटम, -18 जूल पर एटम। तो एनर्जी फॉर हीलियम एटम E1 हाइड्रोजन एटम इंटू Z का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -2.18 इंटू 10⁻18 इंटू 2 का स्क्वायर 4। तो ये आ जाएगा 8.72 इंटू 10⁻18 जूल। तो आयनाइजेशन एनर्जी फॉर He प्लस इक्वल टू E infinity minus En, that is 0 minus -8.72 इंटू 10⁻18 जूल। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा मेरा पास 8.72 इंटू 10⁻18 जूल। तो इतना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा इसको He प्लस को He2 प्लस बनाने में, इतना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। 35 इफ द डायमीटर ऑफ कार्बन एटम इज 0.15 नैनोमीटर
calculate the number of carbon atoms which can be placed side by side in a straight line across the length of a scale of length 20 सेंटीमीटर। तो कार्बन एटम का डायमीटर दिया हुआ है नैनोमीटर, 0.15 नैनोमीटर। तो इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, इंटू 10⁻⁹ मीटर। 0.15 इंटू 10⁻⁹ मीटर। लेंथ ऑफ स्केल दिया हुआ है, लेंथ ऑफ स्केल, इसको एक साइड बाय साइड अरेंज करके, तो इसका जो टोटल लेंथ है स्केल का वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कितना कार्बन एटम रिक्वायर्ड है टू अरेंज 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर तक इसको अरेंज करना है साइड बाय साइड। तो कितना कार्बन एटम का रिक्वायरमेंट है, कितना कार्बन एटम हमको चाहिए, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना होगा। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना होगा, तो लेंथ ऑफ स्केल दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ स्केल दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं टोटल लेंथ बाय डायमीटर ऑफ कार्बन एटम। तो लेंथ कितना दिया हुआ है टोटल 20 सेंटीमीटर, 20 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर। और मेरा जो ये डायमीटर दिया हुआ है 0.15 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो जब इसको सॉल्व करना है 15 इंटू 20/15 इंटू 10⁹ को सॉल्व करेंगे तो 1.33/9। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना होगा, 1.33 इंटू 10⁹ number of carbon atom which can be placed side by side across the length of a scale equal to 1.33 into 10⁹ Question 36 2 into 10⁸ atoms of carbon are arranged side by side. Calculate the radius of carbon atom if the length of arrangement is 2.4 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ दिया हुआ है, कार्बन का नंबर दिया हुआ है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दिया हुआ है 2 इंटू 10⁸ नंबर ऑफ कार्बन एटम दिया हुआ है 2 इंटू 10⁸। लेंथ ऑफ अरेंजमेंट दिया हुआ है, n से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेंथ ऑफ अरेंजमेंट दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर। तो कार्बन का जो आइटम्स का नंबर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, इसका टोटल लेंथ दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर और इसका नंबर दिया हुआ है 2 इंटू 10⁸। रेडियस कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इक्वल टू टोटल लेंथ बाय डायमीटर ऑफ वन कार्बन एटम। तो टोटल लेंथ में अगर डायमीटर ऑफ कार्बन एटम को डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम हमको मिल जाएगा। तो डायमीटर ऑफ कार्बन एटम इक्वल टू टोटल लेंथ
by number of carbon atom. 2.4 by 2.4 by 2 into 10 to power 8, ये मेरे पास आ जाएगा रेड डायमीटर ऑफ कार्बन आइटम। तो ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1.2 इंटू 10 टू पावर -8, 1.2 इंटू 10 टू पावर -8। तो रेडियस हमको निकालना है, तो रेडियस इक्वल टू डायमीटर इक्वल टू 2r, तो रेडियस हो जाएगा r इक्वल टू 0.6 इंटू 10 टू पावर -8, 0.06 नैनोमीटर, 0.06 नैनोमीटर। रेडियस मेरा आ गया 0.06 नैनोमीटर। The diameter of zinc atom is 2.6 angstrom. Calculate the radius of zinc atom in picometer. Number of atom present in length of 1.6 centimeter. तो 1.6 सेंटीमीटर में कितना कार्बन आइटम प्रेजेंट होगा इसको कैलकुलेट करना है। इफ द आइटम्स आर अरेंज साइड बाय साइड लेंथ वाइज, तो रेडियस कैलकुलेट करना है। तो रेडियस इक्वल टू बाय 2, तो डायमीटर दिया हुआ है 2.6 एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम को चेंज करते हैं मीटर में, तो 10 टू पावर -10, इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.3 इंटू 10 टू पावर -10। तो इसको जब पिकोमीटर में हमको कन्वर्ट करना है, तो पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है इसको, तो इसको लिख सकते हैं। तो 1.32 इंटू 10 टू पावर -10 को 10 टू पावर -12 से डिवाइड करना होगा। तो जब 1.10 टू पावर -12 से डिवाइड करेंगे तो ये पिकोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 130 पिकोमीटर। तो रेडियस मेरा आ गया 130 पिकोमीटर। इसका भी लेंथ दिया हुआ है, आइटम को अरेंज कर रहे हैं तो उसका लेंथ दिया हुआ 1.6 सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम को फाइंड करना है, तो टोटल लेंथ बाय डायमीटर ऑफ कार्बन आइटम। तो टोटल लेंथ दिया हुआ है, ये नंबर ऑफ कार्बन आइटम। तो ये मेरे पास दिया हुआ है, टोटल लेंथ दिया हुआ 1.6 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं, और डायमीटर मेरे पास दिया हुआ है 2.6 इंटू 10 टू पावर -10। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, तो 1.6 इंटू 10 टू पावर -2 प्लस 10 बाई 2.6, तो कैलकुलेट करने पे ये आता है 62 इंटू 10 टू 8। तो इसको लिख सकते हैं 6.2 इंटू 10 टू पावर 7। तो ये कार्बन आइटम, तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितना आएगा 6.2 इंटू 10 टू पावर 7। क्वेश्चन 38, a certain particle carries 2.5 into 10 to power -16 coulomb of static electric charge. Calculate the number of electron present in it. तो charge carried by one electron equal to 1.602 into 10 to power -19 coulomb. Electron present in carrying in particle carrying 2.5 into 10 to power -16 coulomb। तो
तो सिंपली कुछ नहीं है, टोटल चार्ज दिया हुआ है तो Q इक्वल टू एन ही होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये टोटल चार्ज, चार्ज। तो हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होगा टोटल चार्ज Q बाय E। तो Q बाई E, तो चार्ज मेरे पास है, चार्ज टोटल चार्ज मेरे पास है 2.5 इंटू 10⁻⁻16 कूलम बाय 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे ये आएगा, सॉल्व करने पे आएगा 1560। क्वेश्चन 39, इन मिलिकन एक्सपेरिमेंट्स द स्टैटिक चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉप हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय शाइनिंग एक्स-रे if the static electric charge on the oil drop is -1.28 into 10⁻⁻, calculate the number of electron present in it। तो Q इक्वल टू एन ही होता है। तो यहाँ पे टोटल चार्ज मेरे पास दिया हुआ है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ऑयल ड्रॉप का चार्ज दिया हुआ है 0.82 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। ये ऑयल ड्रॉप में चार्ज दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हो जाएगा टोटल चार्ज 1.28 इंटू 10⁻⁻18 बाय 1.602 इंटू 10⁻⁻19। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 8। Question 14, in the Rutherford experiment, generally the thin foil of heavy items like gold, platinum, etc. have been used to bombard by alpha particle. If the thin foil of light atoms like aluminum, etc. used, what is the difference would be observed from the above result? तो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें गोल्ड फॉइल AU या PT का यूज किया जाता है, गोल्ड फॉइल या प्लेटिनम का फॉइल का यूज किया जाता है। जब अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्डेड करवाते हैं इससे, तो हेवी मेटल होने की वजह से इसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज इसमें ज़्यादा होगा, न्यूक्लियर, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। और अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज होता है, और ये ज़्यादा पॉजिटिव है तो ये ज़्यादा डिफ्लेक्शन कॉज करेगा। इसके वजह से डिफ्लेक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर लाइटर जैसे तो इससे डिफ्लेक्शन कम होगा। और ये ZNS का स्क्रीन लगा रहता है, ZNS का स्क्रीन लगा रहता है, तो जैसे लाइट करता है, यहाँ पे कोलाइड करता है, तो यहाँ पे लाइट स्पार्क होता है, जिससे हमको पता चलता है। और अगर ये स्ट्रेट जाता है तो ये जो एंगल है, ये फॉर्म कर रहा है, एंगल जो फॉर्म कर रहा है, ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है अल्फा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो इसमें जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, लाइटर आइटम को लेंगे तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा। और लेस एक्यूरेटली हम एक्सपेरिमेंट में एरर की चांसेस बढ़ जाएगा, और लेस एक्यूरेटली हम अपना ऑब्जर्वेशन को लेस एक्यूरेटली ऑब्जर्वेशन प्राप्त होगा।
The nucleus of lighter atom carry a smaller positive charge and has a smaller volume. As a result, the number of alpha particles deflected through the small angles and the large angle would be less. लार्ज एंगल और स्मॉल एंगल जो डिफ्लेक्ट करेगा वो बहुत कम होगा, और एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इन अल्फा पार्टिकल अंडरगोइंग अ स्मॉल डिफ्लेक्शन विल बी अ स्मॉलर. तो स्मॉलर इसका होगा डिफ्लेक्शन. इसके वजह से गोल्ड और फाइल का यूज करते हैं, एल्युमिनियम के यूज नहीं करते. क्वेश्चन 41. symbol PR7935 can be written. Here is the symbol BR3579 and BR35 are not acceptable. मास नंबर यहाँ पे और एटॉमिक नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं. तो एटॉमिक नंबर जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन पे. एटॉमिक नंबर डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन पे. एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज फिक्स. एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का फिक्स होता है. ये फिक्स होता है, एटॉमिक नंबर एलिमेंट का फिक्स होता है. और मास नंबर जो होता है ये डिपेंड करता है उसका आइसोटोप का एविडेंस पे, आइसोटोप का रिलेटिव एविडेंस पे डिपेंड करता है. इसलिए मास नंबर को लिखना जरूरी पड़ जाता है. एटॉमिक नंबर जो है सो एलिमेंट में फिक्स होता है और मास नंबर उसका रिलेटिव आइसोटोप का एविडेंस पे डिपेंड करता है. अगर हम लिखें ब्रोमीन, तो ब्रोमीन का कोई और आइसोटोप भी हो सकता है, लेकिन उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 35 ही रहे. एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज फिक्स, हाउएवर द मास नंबर इज नॉट फिक्स. इट्स डिपेंड अपॉन द आइसोटोप, हेंस द एसेंशियल टू इंडिकेट द मास नंबर. तो ये जरूरी होता है कि इंडिकेट करने के लिए मास नंबर, इसलिए ये परमिसेबल है, ये परमिसेबल नहीं है. क्वेश्चन नंबर 42. An element with the mass number 81 contain 31.7% more neutron as compared to proton. Assign the atomic symbol. Number of proton plus number of neutrons equal to mass number. जो मास नंबर कितना दिया हुआ है, मास नंबर 81 है. मास नंबर कितना है 81. लेट द प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, लेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एटम P. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को P एज्यूम किए, तो नंबर ऑफ neutrons equal to P into 131 by 100 equal to 1317 P. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह पे क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू P प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, तो 1317 P इक्वल टू 81. तो जब P कैलकुलेट करेंगे तो 2.137 P इक्वल टू 81. P इक्वल टू 2.81 by 2317. तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 35. मेरा नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना आ गया 35. तो 35 मेरा नंबर ऑफ प्रोटॉन मेरा आ गया 35.
number of proton equal to 35. Atomic number of element equal to 35. Mass number of element equal to 81. Atomic symbol Br 8135. Question 43. An ion with the mass number, similar type का क्वेश्चन है. If the ions contain 11.1% more neutrons than electron, find the symbol of ion. तो ion का symbol हमको find करना है. Since the ion carry 1 unit negative charge, it means in the ions the number of electron is 1 more than the number of proton. इसमें एक नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें एक अधिक होगा प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगा. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 37 प्लस 1. मास नंबर इसका 37 दिया हुआ है तो ये मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. तो प्रोटॉन का संख्या क्या है? प्रोटॉन एक कम होगा इलेक्ट्रॉन से तो इलेक्ट्रॉन -1 इक्वल टू न्यूट्रॉन इक्वल टू 37. इलेक्ट्रॉन से एक कम होगा प्रोटॉन तो इलेक्ट्रॉन -1 प्रोटॉन होगा इलेक्ट्रॉन -1 क्योंकि एक कम है. लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आयन बी ई. इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ई मानते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ई है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू इन द आयन इक्वल टू ई इंटू 11.11 बाय 1000. तो ये हो जाएगा 1.11 इलेक्ट्रॉन. इसमें पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को पुट करते हैं इसको n लिखते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन ये इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं तो E-1 इक्वल टू n इक्वल टू 37. तो n का वैल्यू हम कैलकुलेट किए हैं तो 1.11 E इक्वल टू 37 E-1 तो ये आएगा 2.11 E इक्वल टू 38 E इक्वल टू 38 बाय 2.11. तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा. सॉल्व करेंगे तो ये 18 आ जाएगा. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 18 होगा. नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा 18 - 1 इक्वल टू 17. तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. अगर लिखेंगे इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस आयन का होगा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन x 17 37. तो ये और इसमें एक माइनस और 17 तो ये Cl माइनस है 37 और 17. क्वेश्चन नंबर 44. An iron with the mass number 56 contain 3 unit of positive charge and 30.40%
more neutron than the electron, assign the symbol of this ion. Since the ion contains 3 unit positive charge, it indicates the number of electron in the ion is 3 less than the number of proton. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 3 लेस होगा। 3 लेस होगा मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन -3 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन -3। तो प्रोटॉन का नंबर से 3 कम होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें तीन पॉजिटिव चार्ज है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू मास नंबर इक्वल टू 56। तो ये 56 हो गया मास नंबर। लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का नंबर को हम लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आयन बी ई। इलेक्ट्रॉन को नंबर को हम ई लिखते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू ई इंटू 130.4 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 134 इलेक्ट्रॉन। तो मास नंबर इक्वल टू क्या होता है? मास नंबर इक्वल टू क्या होता है? तो प्रोटॉन का नंबर यहां से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन प्लस 3। प्रोटॉन का नंबर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन का नंबर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन प्लस 3। ये प्रोटॉन का नंबर हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन इसको लिख लेते हैं। मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू मास नंबर इक्वल टू 56 प्रोटॉन ई प्लस 3 और न्यूट्रॉन मेरे पास आया था 1.3004 ई इक्वल टू 56 माइनस 3 इक्वल टू 53। तो ई इक्वल टू 2.304। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 23। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आयंस, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 23। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू 23 प्लस 3 इक्वल टू 26। तो प्रोटॉन का नंबर एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 26। तो इसका जो सिंबल होगा ये Fe+3 ये 26 और यहाँ पे इसका जो मास नंबर है 56। तो ये इसका सिंबल हो जाएगा।